जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ प्राचीन भारत का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मौर्य पूर्व काल या बुद्ध पूर्व काल, जो कि 600 से 321 बीसी के मध्य देखा गया है। इसमें जो है मुख्यतः हम लोग समझेंगे कि इस समय का स्रोत किस प्रकार से था। इसमें हम लोग मुख्यतः राजनीति को देखेंगे, समाज कैसा था, इस समय का अर्थव्यवस्था कैसा था और इस समय का धर्म किस रूप से समाज में चल रहा था। अगर हम लोग स्रोत की बात करेंगे दोस्तों, तो स्रोत मुख्यतः दो भागों में बटा था, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और मौर्य पूर्व काल में मुख्यतः अगर हम लोग राजनीति की बात करेंगे, तो राजनीति में मुख्यतः जो है इस समय किस प्रकार से 16 महाजनपद दिखाई पड़ता है। इसके बाद जो है हम लोग इसमें 10 गणराज्य देखेंगे। उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मगध साम्राज्य का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसका हम लोग विशेष रूप से आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें समाज देखेंगे, समाज किस प्रकार से था, अर्थव्यवस्था भी देख लेंगे और वहाँ का धर्म और दर्शन भी देख लेंगे। तो हम लोग चलिए चलते हैं, समझते हैं कि स्रोत जो है दो भागों में बटा हुआ था। पहला जो है कि वो साहित्यिक स्रोत और दूसरा जो है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में दोस्त NBPW यहाँ पे दिखाई पड़ता है और इसके साथ साथ आहत सिक्के दिखाई पड़ेंगे। अगर साहित्यिक स्रोत की बात किया जाए, तो साहित्यिक स्रोत में मुख्यतः जो है हम लोग को यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य दिखाई पड़ता है, जो कि संस्कृत भाषा में था। उसके बाद बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में था और जैन साहित्य जो कि प्राकृत भाषा में था। अगर ब्राह्मण साहित्य की बात किया जाए, जिसकी भाषा संस्कृत में थी, यह मुख्यतः सूत्र और वेदांग के रूप में दिखाई पड़ता है और इसमें जो है मुख्यतः 6 पुस्तकें के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद बौद्ध साहित्य की अगर बात किया जाए, जो कि पाली भाषा में थी, तो इसमें हम लोग त्रिपिटक के रूप में दिखाई देता है, जो कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक के रूप में दिखाई पड़ता है। अगर विनय पिटक की बात किया जाए, तो यह जो है बौद्ध धर्म के नियमों का पुस्तक है। इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख किया हुआ है बौद्ध साहित्य में, जो कि उसका एक पार्ट था विनय पिटक। तो विनय पिटक में जो है इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख किया हुआ यह एक पुस्तक है। उसके बाद सूत पिटक को देखेंगे, तो इसमें जो है मुख्यतः बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसमें बुद्ध की जो शिक्षा थी वो उसमें उसका पूरा यहाँ पे संकलन किया हुआ है। उसके बाद आता है अभिधम पिटक, तो इसमें जो है मुख्यतः बौद्ध दर्शन से जो है संबंधित व्याख्या किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैन साहित्य, जो कि प्राकृत भाषा में थी, तो इसमें मुख्यतः हम लोग को आगम साहित्य और सूत्र साहित्य के रूप में दिखाई पड़ता है। तो हम लोग चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं अब कि ब्राह्मण साहित्य जो कि संस्कृत भाषा में थी, तो इसको जो है वेदांग या सूत्र के रूप में देखा जाता था और इसकी संख्या जो है मुख्यतः 6 थी। तो जो 6 थी उसमें मुख्यतः शिक्षा था पहला। तो शिक्षा में जो है इसमें स्वर ज्ञान को समझने के लिए बनाया गया था। उसके बाद दिखाई पड़ता है छंद, तो इसमें जो है छंद ज्ञान को समझने के लिए। उसके बाद आता है निरुक्त, तो निरुक्त जो है इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति को जानने के लिए निरुक्त की स्थापना किया गया था। और इसमें जो है यश का जो है निरुक्त इसी काल की रचना है। यश के द्वारा जो है निरुक्त इसी काल की रचना माना जाता है, जो कि भारत की प्रथम भाषाई रचना है। अगर सवाल ये पूछेगा दोस्तों कि भारत की प्रथम भाषाई रचना कौन सी है, तो यश का निरुक्त है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्याकरण, तो इसमें मुख्यतः व्याकरण को समझने के लिए इसकी स्थापना किया गया था, जो कि पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी की प्रथम रचना इसी की है। उसके बाद ज्योतिष ज्ञान को समझने के लिए। उसके बाद आता है लास्ट कल्प सूत्र, यह मुख्यतः कर्मकांडों का संकलन है और इसे भी जो है मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जो कि स्रोत सूत्र इसमें कर्मकांडों का संकलन है, गृह सूत्र इसमें गृहस्थी का निर्देश है, लोगों के दैनिक जीवन के प्रति कि किस प्रकार से उनको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद आता है धर्म सूत्र, इसमें जो है हिंदू विधियों का संकलन है, जिसमें कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियमों का संकलन है।
अगर अभी के रूप से बात किया जाए तो ये आर्टिकल 12 जो है विधि की परिभाषा व राज्य की परिभाषा के रूप में दिखाई पड़ता है। उसके बाद आता है शुल्ब सूत्र, यह गणित की पुस्तक है। भारतीय ज्यामिति का विकास इसी से माना जाता है। और विशेष ध्यान रखें कि बोधायन जो है इसी काल के ज्यामितिकार थे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 600 BC में जो है राजनीतिक परिदृश्य, तो इसमें मुख्यतः हम लोग को देखेंगे कि इसमें 16 महाजनपद का उदय जो है वो किस प्रकार से होता है। उसके बाद 10 गणराज्य की क्या भूमिका थी, और यहाँ पे देखेंगे ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि मगध का जो है उद्भव किस प्रकार से होता दिखाई पड़ता है। अगर हम लोग 600 BC में राजनीतिक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो इस समय जो है राज्य निर्माण का जो दौर चल रहा था वह मुख्यतः हम लोग को 2 स्वरूप में दिखाई पड़ता है, जो कि पहला था राजतंत्रात्मक और दूसरा था गणतंत्रात्मक। अगर हम लोग राजतंत्रात्मक व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है मुख्यतः राजाओं की शक्ति तो थी, लेकिन उनके पैरों तले या उनके बैनर तले जो है बड़े राज्यों का उद्भव दिखाई पड़ता है, जिसे कि महाजनपद के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सूचना है वह मुख्यतः हम लोग को बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है, जो कि निम्न है। तो आगे हम लोग अभी देखेंगे इसमें 16 महाजनपद का किस प्रकार से उल्लेख किया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि महाजनपदों की सूची। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे काशी है। या काशी की अगर बात किया जाए तो यह जो है वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी जो है वाराणसी थी। और यहाँ का जो है शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने क्या था कि कौशल के जो ऊपर है विजय प्राप्त की थी। किंतु कौशल के राजा जो है कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और यहाँ का जो है मुख्य शासक जो है वह अश्वसेन दिखाई पड़ता है। उसके बाद आता है कौशल। तो कौशल इसकी जो राजधानी है वह श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान जो है वह उत्तर प्रदेश के आधुनिक श्रावस्ती जिले के सहेत महेत नामक ग्राम से की जाती है। सहेत महेत नामक ग्राम से की जाती है। कौशल राज्य जो है उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में सई नदी तक और पश्चिम में पंचाल से लेकर के पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। सरयू नदी जो है इसी जनपद को 2 भागों में बांटती थी। उत्तर कौशल की राजधानी जो है वह श्रावस्ती तथा दक्षिण कौशल की जो है वह साकेत या कुशावती थी। इसका महत्वपूर्ण राजा जो है वह प्रसेनजित हुआ करता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अंग जो है यह उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर, कहाँ था ये, भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और इसकी राजधानी जो है वह चंपा थी। प्राचीन काल में जो है चंपा अपने व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था और इसका जो शासक है वह ब्रह्मदत्त हुआ करता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे मगध। यह जो है मुख्यतः आधुनिक पटना, गया जिला तथा शाहबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। और इसका जो राजधानी है वह मुख्यतः यहाँ पे देख सकते हैं गिरिव्रज, राजगिरी या पाटलिपुत्र के रूप में। इसका शासक जो है बिंबिसार और अजातशत्रु दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वत्स जनपद में जो है यह आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था। इसकी जो है राजधानी वह कौशाम्बी थी और कौशाम्बी जो है प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। और इसका शासक जो है उदयन के रूप में दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे चेदी। यह जो है आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका ही जो है प्राचीन काल में चेदी महाजनपद था। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। चेदी जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित था और इसकी राजधानी जो है वह सुतिमती थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अवंती। यह जो है आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर यह जनपद बना था। अवंती जो है वह उसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी जो है उज्जैन थी
और दक्षिण अवंती जिसकी राजधानी जो है महिष्मती थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब आगे कुरु। यह मुख्यतः इसका क्षेत्र अगर देखा जाए तो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी जो है वह इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे पंचाल। इसको जो है इसके दो भागों में बांटा गया था। एक तो उत्तरी पंचाल और दूसरा जो है वह दक्षिणी पंचाल, और इसकी राजधानी जो है आदिछत्र थी। उसके बाद हम लोग मत्स्य को देखेंगे तो यह जनपद जो है आधुनिक जयपुर के आसपास स्थित था, जिसकी राजधानी जो है विराटनगर। उसके बाद हम लोग देखेंगे सूरसेन, या आधुनिक जो है ब्रिजमंडल क्षेत्र था, जिसकी राजधानी मथुरा। उसके बाद अस्मक, यह जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, जो कि आंध्र प्रदेश में दिखाई पड़ता है, और इसकी राजधानी जो है पोतन या प्रतिष्ठान थी। महाजनपदों में केवल अस्मक ही जो है दक्षिण भारत में स्थित था। तो केवल अस्मक ही जो है यह दक्षिण भारत में स्थित था। उसके बाद हम लोग देखेंगे गांधार। यह जो है आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। इसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी, जो प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कम्बोज। तो यह आधुनिक काल में जो है राजौरी और हजारा जिले में प्राचीन कम्बोज स्थित था। इसकी राजधानी जो है राजपुर अथवा हाटक थी। प्राचीन समय में कम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे आगे वज्जी। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। यह 8 कुलों का संघ था। इसकी राजधानी जो है वैशाली थी। ये लिच्छवी कुल के लोग थे। ये किस कुल के लोग थे? ये लिच्छवी कुल के लोग थे। उसके बाद लास्ट आता है मल्ल। तो यह जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी जो है कुशीनगर एवं दूसरे की जो है पावा थी, और इसमें मुख्यतः जो है मल्ल लोग रहते थे। अब ये इन जो है 16 महाजनपदों की अगर बात किया जाए तो इसमें मगध, वत्स और अवंती जो है अत्यंत शक्तिशाली के रूप में थे। और इसमें भी अगर बात किया जाए तो मगध और अवंती जो है महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं 16 महाजनपद जो है किस प्रकार से पूरे भारत क्षेत्र में फैले हुए थे। अब हम लोग आगे चलेंगे कि 600 BC में जो है गणराज्य किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो 600 BC में जो है राजनीति का एक दूसरा स्वरूप जो है वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई पड़ता है, जो कि आज के नेपाल की तराई में जो है पूर्वी यूपी से बिहार तक के इलाके में 10 गणराज्यों की सूचना मिलती है। इसमें वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विद्रोह, रामग्राम के कोलिये जो कि बुद्ध की माता इसी गणराज्य की थी, पावा तथा कुशीनगर के मल्ल प्रमुख थे। तो हम लोग गणतंत्रात्मक राजनीति की विशेषता को देखेंगे। तो इसमें जो है गणराज्यों में सभी सदस्य समान हैसियत रखते थे। ये राजा की उपाधि ग्रहण करते थे। लिच्छवियों में जो है 7,707 राजाओं की सूचना मिलती है। सदस्यों के बीच से ही 10 वर्षों के लिए गण प्रमुख का चुनाव किया जाता था। सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जो है राजतंत्रों की भांति इनमें भी जो है सेनापति, कर संग्राहक, अधिकारी, विदेश मंत्री आदि का पद होता था। इनकी न्यायिक प्रणाली जो है वो काफ़ी प्रगतिशील थी। लिच्छवी में जो है मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों को 8 न्यायालयों से गुजरने की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का जो राजनीतिक व्यवस्था था वो कितना अच्छा दिखाई पड़ता है।
उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं किस प्रकार से यहाँ पे थी। तो गणराज्यों की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनकी प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं के रूप में दिखाई पड़ती है। ये जो है बड़े बड़े संस्थागारों यानी कि सभा भवन में बैठक करते थे। सभा के संचालन के लिए इनके पास अध्यक्ष होता था। कोरम जो कि गण पूर्ति का ध्यान रखा जाता था। मुद्दों पर चर्चा एवं बहस होती थी और इसके साथ जो है गुप्त मतदान किया जाता था एवं बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। अब इनका हम लोग थोड़ा मूल्यांकन देख लेते हैं। अगर आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आज की भांति जो है वास्तविक गणतंत्र नहीं थी। ये क्या है, अल्पतंत्रीय थे। केवल क्षत्रिय वर्ग के लोग इसके सदस्य थे। उनमें भी जो उनकी महिलाएं शामिल नहीं होती थी। यही कारण है कि विद्वानों ने इन्हें कुलीन तंत्र कहा है। फिर भी भारतीय राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक प्रकार की राजनीति का दुनिया में यह प्रथम प्रयोग के रूप में देखा गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि गणराज्यों का पतन किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो बुद्ध काल में ही जो है तराई के गणराज्यों का पतन हो गया, जिसके निम्न कारण थे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि मगध की जो है विस्तारवादी नीति। अजातशत्रु ने इनके खिलाफ कठोर युद्ध नीति अपनाई, अपने मंत्रियों के माध्यम से फूट डालने का कार्य किया। उसके बाद गणराज्यों के सदस्यों के बीच आपसी एकजुटता का अभाव था। ये आकार में काफ़ी छोटे थे अतः इनकी शक्ति की भी जो है सीमाएं थी। इन्होंने जो है राजतंत्रों जैसी नीति अपनाने की कोशिश की, इनके अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि मगध साम्राज्य का जो है उद्भव किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि 600 BC में जो है मगध 16 महाजनपदों में से केवल क्या है एक महाजनपद था। लेकिन कालक्रम में जो है अगले 250 से 300 वर्षों में मगध ने जो है बाकी महाजनपदों को हस्तगत कर खुद में समाहित कर लिया। इतिहास में इसी घटना को मगध साम्राज्यवाद का उद्भव कहते हैं। अब मगध साम्राज्य के विकास के कई कारण थे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राजनीतिक कारण एवं शासकों का योगदान किस प्रकार से था। तो 600 BC से आगे मगध पर जो है कई वंशों ने शासन किया, जिसमें एक से बढ़कर एक वंश तथा शक्तिशाली वंश आते गए। इन्होंने कई राज्यों को जीता। राज्य के वृद्धि के लिए बेहतर राजनयिक संबंध विकसित किए। फलतः मगध का एक राज्य से साम्राज्य में विकास होता गया। इसे निम्नवत देखा जा सकता है। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि मगध पर बैठने वाला शासक किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला दिखता है हर्यक वंश। और हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसका जो है समय वो 544 से 412 ईसा पूर्व के बीच देखा जाता है। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। ये जो है 412 से 344 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। उसके बाद आता है नंद वंश। इसे जो है 344 से 324 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। तो हर्यक वंश में जो है हम लोग को इसमें दिखाई पड़ता है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार जो है यह मुख्यतः अंग विजय करते हैं और बेहतर वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद देखेंगे अजातशत्रु। तो यह जो है काशी, कौशल और वज्जी संघ को मगध राज्य में मिला लेते हैं। उसके बाद आता है उदयन। यह पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं और इसको जो है राजधानी बनाते हैं। शिशुनाग वंश में जो है यह अवंती को जीतते हैं। और अगर नंद वंश की बात किया जाए तो इसमें जो है पहला महापद्मानंद दिखाई पड़ते हैं। ये जो है लगभग 10 राजाओं को हराते हैं। और नंदों का जो है अंतिम शासक जो है वो घनानंद था। इसी के समय जो है सिकंदर का आक्रमण होता है और इसको गद्दी से उतार कर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करते दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर्थिक कारण।
मगध के पास जो है वो काफ़ी बेहतर आर्थिक स्रोत था, क्योंकि इसके पास जो है गंगा के उपजाऊ मैदान से उसे राजस्व की अच्छी आय होती थी। छोटा नागपुर का पठार उसके नियंत्रण में था, जहाँ से जो है खानों की उपलब्धता भारी मात्रा में दिखाई पड़ती है। यहाँ से उन लोगों को लोहा प्राप्त होता था। इसी प्रकार यहाँ के घने जंगलों से जो है वन संसाधन तथा सेना के लिए हाथी की प्राप्ति होती थी। इसके मगध की सैन्य एवं भारक क्षमता का जो है इसमें इजाफा दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे सामरिक कारण। इसमें जो है मगध की राजधानियों को जो है अन्य जनपदों के मुकाबले सामरिक बढ़त हासिल थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी जो है राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसी प्रकार बाद की राजधानी पाटलिपुत्र भी जो है गंगा, सोन, गंडक तथा संगम पर स्थित होने के कारण अति सुरक्षित स्थिति में थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक कारण। तो यहाँ पे जो है मगध का साम्राज्य एक खुला समाज था। समाज में जो है रूढ़िवादिता नहीं दिखाई पड़ता है। इससे विचारधारा के स्तर पर लोगों को जो है राज्य के पक्ष में खड़ा करने के लिए लाभ प्राप्त होता था। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 600 बीसी में जो है समाज किस प्रकार से था। तो 600 बीसी में पूर्वकालीन समाज की जो निरंतरता भी रही, साथ ही कुछ नए बदलाव भी हुए। मोटे तौर पर सामाजिक बदलाव को निम्न बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है। इसमें सबसे पहला आपदत धर्म यानी कि आपातकालीन के रूप में। इस समय व्यवस्था में जो है आपदत धर्म की संकल्पना उभर कर सामने आई। इससे प्रत्येक वर्ग के लोगों को अपने से निचले वर्ग का व्यवसाय अपनाने की अनुमति दी गई। उसके बाद संस्कारों की स्थापना। इस समय जो है समाज में 16 संस्कारों की स्थापना हुई। हिंदू जीवन में जो है जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को तमाम संस्कारों तथा अनुष्ठानों से जोड़ा गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं छुआछूत अस्पृश्यता के रूप में। इस काल में जो है छुआछूत का उद्भव हुआ। इसे शहरी जीवन का परिणाम माना जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग को भिखारी एवं वेश्यावृत्ति के रूप में भी दिखाई पड़ता है। यह दोनों जो है सामाजिक प्रवृत्तियाँ जो 600 बीसी की ही देन मानी जाती है। उसके बाद विवाह संस्कार के रूप में दिखाई पड़ता है। भारत में विवाह को संस्कार का दर्जा प्राप्त है। इसे आबंध ना मानकर पति पत्नी के बीच जो है युग युगांतर का संबंध माना गया है। और इसमें जो है विवाह के कुल 8 प्रकार प्रचलित थे, जिसे मान्य तथा अमान्य 2 श्रेणियों में बांटकर समझा जाता है, जो कि निम्न है। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8 विवाह के रूप में। तो मान्य विवाह की अगर बात किया जाए तो इसमें ब्रह्म विवाह, इसे जो है सर्वात्म विवाह माना गया है। इसमें कन्या का पिता जो है वेद दान तथा सिलवान वर के साथ वर का विवाह करता था। उसके बाद प्रजापत्य विवाह, यह भी ब्रह्म विवाह जैसा ही था। इसमें धर्मानुसार जो है वर वधू विवाहित किए जाते थे। उसके बाद देव विवाह, इसके तहत यज्ञ करने वाले पुरोहित से ही कन्या का विवाह कर दिया जाता था। उसके बाद आता है आर्ष विवाह। इसके तहत जो है वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल देकर विवाह किया जाता था। और उसके बाद अमान्य विवाह के रूप में अगर देखें तो इसमें हम लोग को असुर विवाह दिखाई पड़ता है, जो कि इसमें खरीद कर किया जाने वाला विवाह दिखाई पड़ता है। उसके बाद पिशाच विवाह, वधू के बिना जो है मर्जी से किया गया विवाह पिशाच विवाह कहलाता था। उसके बाद राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण कर किया गया विवाह था। उसके बाद लास्ट आता है गंधर्व विवाह, जो कि यह मुख्यतः प्रेम विवाह माना जाता था। और इसमें हम लोग को अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी इसमें हम लोग को दिखलाई पड़ता है। तो हम लोग अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को समझते हैं। इसमें जो है देख सकते हैं इस प्रकार से जो धर्म या जाति के रूप में जो बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, तो इनके बीच में जो है अनुलोम या प्रतिलोम विवाह किस प्रकार से होता था। अगर हम लोग अनुलोम विवाह की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है लड़का वो निम्न वर्ण का होता था, जैसे लड़का निम्न वर्ण का, और लड़की जो है वह उच्च वर्ण की
होती थी। तो इन दोनों के बीच जो विवाह होता था उसे ही अनुलोम विवाह कहा गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रतिलोम विवाह के रूप में, तो यहाँ पे जो है लड़का होता था उच्च वर्ण का और लड़की होती थी निम्न वर्ण का। इन दोनों के बीच का विवाह को जो है प्रतिलोम विवाह कहा गया है। और इसमें हम लोग को जो है वर्ण संकर के रूप में दिखाई पड़ता है कि जो कि जन्म आधारित श्रेष्ठता के रूप में दिया गया था। अब जैसे इसमें जो है न्यू बेबी हुई तो वो न्यू कास्ट के रूप में दिखाई पड़ती है। उसके बाद जो है इसमें व्यवसाय के आधार पर होता था और स्थान विशेष के आधार पर दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे काम करने वाले लोगों को बांटा गया था। जैसे यहाँ पे स्लेव्स के रूप में, फार्मर के रूप में, आर्टिस्ट के रूप में, मर्चेंट्स के रूप में, स्क्राइबर्स के रूप में, सोल्जर्स के रूप में, गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 600 BC में जो है अर्थव्यवस्था, तो 600 BC में जो है अर्थव्यवस्था के जो मुख्यतः बिंदु व अभूतपूर्व विकास का काल है। इस समय जो है गंगा घाटी में लोगों के भौतिक जीवन में कई बदलाव हुए तथा अर्थव्यवस्था के लगभग सभी से क्षेत्र में जो व्यापक विकास दिखाई पड़ता है। इसमें हम लोग जो है मुख्यतः कृषि अधिशेष के रूप में, जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण के रूप में, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार का उद्भव दिखाई पड़ता है, श्रेणी व्यवस्था का उद्भव, लंबी दूरी के व्यापार का उद्भव, शिल्प एवं व्यवसायों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो हम लोग इसको समझते हैं, अधिशेष को देखते हैं। तो 600 BC में जो है गंगा घाटी में कृषि में अधिशेष उत्पन्न दिखाई पड़ता है। इस समय जो है लौह के द्वार और गहरी कृषि की गई। पहली बार जो है धान की रोपनी तकनीक दिखाई पड़ती है, जो कि साली और महासाली का आविष्कार हुआ। इससे उत्पादन को बढ़ावा मिला। चूँकि अब प्रदेश जो है गंगा यमुना का उपजाऊ प्रदेश है, यहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, अतः कृषि अधिशेष के लिए जो है अनुकूल स्थितियाँ पैदा हुई। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण के रूप में। इस समय जो है जनसंख्या वृद्धि के प्रमाण मिलते हैं। लगभग 1000 वर्षों बाद जो है भारत में पुनः गंगा घाटी क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ। इसे ही द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। इसमें जो है काशी, कौशाम्बी, वैशाली, साकेत, राजगिरी, चंपा जैसे कई नगरों के नाम मिलते हैं। इन नगरों के आसपास व्यापार वाणिज्य का जो है पहले की अपेक्षा तेज़ी से विकास दिखाई पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या का विकास यहाँ पे दिखाई होता है। उसके बाद मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार का जो है वो उद्भव देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो 600 BC में जो है पहले भारत में मुद्रा बाजार का सुव्यवस्थित हुआ। पहली बार सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिसे कि आहत सिक्के कहा गया, और ये मुख्यतः जो है चांदी तथा तांबा धातु के थे और ये सोने के नहीं। चांदी सिक्कों में जो है शतमान तथा करसापन तथा तांबे में जो है मासक तथा काकनी जैसे सिक्कों के नाम मिलते हैं। सिक्कों के आने से जो है अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ। विनिमय के साधन के रूप इनके प्रयोग से जो है दूर का व्यापार बढ़ा एवं वाणिज्य व्यापार में तेजी आई। आहत सिक्के को जो है धातु की चादरों को काटकर तथा उन पर ठप्पा लगाकर बनाया जाता था, यह सांचे में नहीं बनता था। आहत सिक्कों पर जो है किसी प्रकार की तिथि, लिपि आदि प्राप्त नहीं होता है, केवल प्रतीक मिलते हैं जिसमें जो है वृक्ष, पहाड़ी, सूर्य, चंद्र, मानव आकृति आदि के प्रतीक दिखाई पड़ते हैं। आहत सिक्कों का जो प्रचलन है सर्वप्रथम व्यापारियों द्वारा किया गया, ना कि राज्य द्वारा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार का उद्भव किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो 600 BC में जो है पूंजी बाजार तथा वित्तीय बाजार की पहली बार जो है उद्भव हुआ। इसमें बड़े बड़े भूमिपतियों के पास जो है कृषि में अधिशेष होने के कारण अतिरिक्त पूंजी का निर्माण हुआ, जिसे उन्होंने जो है पूंजी बाजार में निवेश किया। इस समय ऋण का व्यापार करने वाले बहुत सारे महाजनों की चर्चा मिलती है।
पूंजी निवेशकों के वर्ग के आने के कारण अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पूंजी का प्रवाह हुआ, जिससे नए नए व्यवसाय फले फूले तथा आर्थिक समृद्धि आई। उसके बाद देखेंगे कि श्रेणी व्यवस्था का उद्भव किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो 600 BC में जो है संगठित तथा नियमित व्यापार की नींव पड़ी। इसके तहत जो है उत्पादन से बिक्री तक संगठित होकर जुड़े रहे। फलस्वरूप गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ वस्तु का निर्माण हुआ, जिससे देश विदेश में भारत की वस्तुओं की मांग बढ़ी। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को बल मिला और आर्थिक समृद्धि हुई, जिसे कि हम लोग निम्नवत देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग श्रेणी व्यवस्था में इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है हम लोग को भंडागारिक, जो कि ज्येष्ठ या मुखिया के रूप में दिखाई पड़ता है, इन पांचों को अपने नियंत्रण में करता था। ये पांच क्या है? तो ये शिल्पी है, जो कि उत्पादक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे साहूकार, जो कि पूंजी निवेश के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद वनीयका, जो कि यह मुख्यतः व्यापारी लोग थे। उसके बाद ये सार्थवाह या यातायात प्रबंधक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद पांचवा आता है क्रय विक्रयिका, यानी कि फुटकर विक्रेता। तो इन पांचों को जो है कौन इनका मुखिया के रूप में होता था, जो इसको संचालन करता था, वह भंडागारिक या ज्येष्ठ मुखिया के रूप में दिखाई पड़ता है। और इसमें जो है हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता दिखाई पड़ता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं पंचमार्क कॉइन, जिसमें कि ये आकृति बना हुआ है। अब हम लोग विशेष इसमें ध्यान रखें कि श्रेणी संगठन के लोगों के कई भूमिकाएं तथा कार्य थे, जिनमें कि मुख्य वो क्या था। तो श्रेणियों को जो है राज्य से स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी कि ऑटोनोमी प्राप्त थी। राजकीय हस्तक्षेप नहीं होने के कारण इन्होंने आर्थिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रेणी संगठन के लोग जो है खुद कार्य करने के साथ भाड़े के मजदूरों के माध्यम से भी कार्य करते थे। श्रेणियों के अपने कानून होते थे, जिन्हें राज्य भी मान्यता देते थे। श्रेणी प्रमुख जो है अपने सदस्यों को मृत्यु दंड छोड़कर अन्य कोई भी दंड दे सकता था। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाले श्रेणियों की महिलाओं को अपने पति के साथ साथ श्रेणी प्रमुख से इजाज़त लेनी पड़ती थी। उसके बाद श्रेणियों की अपनी सेनाएं भी होती थी, जिन्हें जो है श्रेणी बल कहा गया है। इनका मुखिया जो है ध्वज पताका रथ का इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद प्राचीन काल में जो है श्रेणियों ने न्यासीता तथा बैंकिंग की भूमिकाएं भी अदा की। उसके बाद श्रेणियाँ अवसंरचना विकास तथा धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य भी किया। जैसे गुप्तों के काल में श्रेणियों द्वारा मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में एक मंदिर तथा सड़क बनवाने की चर्चा दिखाई पड़ती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे लंबी दूरी के व्यापार का उद्भव किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो है एक लंबे समय के बाद पुनः लंबी दूरी के व्यापार का उद्भव हुआ। इस समय जो है उत्तर मार्ग की चर्चा मिलती है, जो कि राजगिरी से तक्षशिला तक जाता था। और मथुरा इसका जंक्शन था, जहाँ से एक मार्ग उज्जैन होते हुए भड़ोच तथा सोपारा बंदरगाह तक जाता था। राजगिरी भी आगे जो है ताम्रलिपित बंदरगाह से जुड़ा था। इस समय जो है भारत का आंतरिक क्षेत्र अच्छी तरह बंदरगाहों तथा बाहरी व्यापार से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। शिल्प एवं व्यवसायों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार से होती है, वो भी देख लेते हैं कि 600 BC में जो यह वृद्धि दिखाई देता है। इस समय केवल राजगिरी में जो है 18 शिल्पों की चर्चा मिलती है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, नमक, NPW मृदभांड या उच्च वर्ग के लोगों का मृदभांड था आदि व्यवसायों की चर्चा दिखाई पड़ती है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका व्यापारिक किस प्रकार से जुड़ा हुआ था। ये मथुरा है, वाराणसी, उज्जैन, कुंडलिका, ताम्रलिप्ति इत्यादि क्षेत्रों से जो आपस में एक दूसरे से जुड़े थे और व्यापार करते थे। अब हम लोग इसके बाद अब थोड़ा देख लेंगे कि भारत पर जो है बाह्य आक्रमण किस प्रकार से होता है, जो कि 600 से 321 BC के मध्य देखा जाता है। इसमें जो है ईरानी या अखमानी शासक जो है दारावन का आक्रमण दिखाई पड़ता है।
16 BC के मध्य। और उसके बाद दिखाई दूसरा जो है मैसेडोनिया या सिकंदर का आक्रमण, जो कि 326 से 324 BC के मध्य देखा जाता है। हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कि ईरानी आक्रमण तथा उसके क्या प्रभाव थे। तो ईरानी शासकों को जो है अखामनी शासक भी कहा जाता था, और इसमें जो है ये हेरोडोटस जो कि इतिहास का पिता जो ग्रीक निवासी बतलाता है कि 416 BC में जो दारा वन डेरियस यानी कि डेरियस वन ने भारत पर आक्रमण किया। उसने सिंध तथा पंजाब के क्षेत्रों को जीतकर इसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। जीता गया यह नया क्षेत्र जो है जनसंख्या में काफ़ी परिपूर्ण था और उपजाऊ भी था। यहाँ से ईरानियों को प्रतिवर्ष जो है 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था। इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक प्रभाव के रूप में। तो राजनीति में कोई विशेष प्रभाव पड़ा। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि बाद में मौर्यों ने जो है ईरानियों से प्रांतीय प्रशासन के गुण सीखे। उसके बाद आर्थिक प्रभाव, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संपर्कों को बढ़ावा मिलता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ईरान में प्रचलित उल्गू सिक्कों का प्रभाव भारत के आहत सिक्कों पर भी पड़ा। उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव में देखेंगे कि ईरान की एक लिपि जिसे अरामाइक लिपि कहा जाता था बाद में भारत में प्रचलित हुई। इसी प्रकार कुछ विद्वान ईरानी कला का प्रभाव बाद के मौर्य कला पर भी मानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि सिकंदर का आक्रमण एवं उसका प्रभाव। तो सिकंदर जो है मैसेडोनिया का रहने वाला था। यह लगभग 334 BC में जो है विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से उसने जो है आज के मैसेडोनिया यानी कि ग्रीस पूरब की ओर प्रस्थान किया। भूमध्य सागर को पार कर उसने जो है तुर्की, ईरान, इराक आदि क्षेत्रों को कई महत्वपूर्ण युद्धों में पराजित कर अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है। और लगभग 326 BC के करीब वह जो है भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ। उस समय जो है भारत के पश्चिम और उत्तर इलाके में कई छोटे छोटे गणराज्य थे जिनका प्रबल प्रतिरोध जो है सिकंदर को झेलना पड़ा। उनके अचानक हमलों से जो है सिकंदर की सेना को काफ़ी दिक्कतें हुई। आगे सिकंदर ने एक महत्वपूर्ण युद्ध में आम्बी जो कि तक्षशिला का शासक सिंधु तथा झेलम के बीच में को पराजित किया। उसके बाद आगे पोरस जो कि झेलम तथा चेनाब के बीच का शासक से उसका एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। युद्ध में जो है पोरस की हार हुई, पर उसने काफ़ी वीरता का परिचय दिया। प्रसन्न होकर सिकंदर ने जो है पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। भारत पर हमला करने के उद्देश्य से आगे सिकंदर व्यास नदी के तट पर पहुंचा, लेकिन वह व्यास के आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके कई कारण समझे जाते हैं। जैसे इसमें जो है भारतीय क्षेत्र का यूरोप के मुकाबले मौसम का भिन्न पाना, उसके बाद सेना में बीमारी का फैलना, सैनिकों का पिछले 10 वर्षों से परिवार से दूर रहना। लेकिन इसका जो सर्वाधिक तत्कालीन कारण जो यह माना जाता है कि सेना द्वारा व्यास के आगे जाने से मना कर देना था। सिकंदर जो है भारतीय हिस्से में कुल मिलाकर 19 माह ही रहा। बाद में वह व्यास के तट से वापस लौट गया। उसके बाद हम लोग इसका प्रभाव देखेंगे। तो राजनीतिक प्रभाव में हम लोग देखेंगे कि राजनीति में विशेष प्रभाव नहीं माना जाता है। आर्थिक प्रभाव जो है कि सिकंदर के सैन्य अभियानों के दौरान कई सारे नवीन मार्गों की खोज दिखाई पड़ती है, नए रास्ते बनाए गए थे। इससे जो है भारत तथा यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ा। सिकंदर जो है भारतीय क्षेत्र में कई सारे नगर बसाए। इससे जो है सिकंदरिया जो काबुल के पास, वाउके फेला, झेलम के तट पर आदि मुख्य थे। इससे क्या हुआ कि नगरीकरण को बढ़ावा मिला। उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव, यूरोप तथा भारत के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। भारत पर यूनान का प्रभाव मुख्यतः ज्योतिष तथा कला पर पड़ा। उसके बाद इतिहास निर्माण में महत्व था कि सिकंदर की सेना के साथ बहुत सारे विद्वान एवं लेखक भी आए थे। उन्होंने अपने वतन वापसी के बाद भारत के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ छोड़ रखी है, जिसका आधुनिक समय में भारत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि सिकंदर का किस प्रकार से क्षेत्र
फैला हुआ था, जो कि भारत के क्षेत्रों तक भी पहुंच चुका था। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये हमारा चैनल है पूरा एकेडमी। जय हिंद।